हेलो। देखिए भाई, आपका आईपीसी में शुरू किया गया था और आईपीसी में आपका एक लेक्चर चला था अध्याय 17 पर। आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराध, और उसको हमने 3 अध्याय 17 में है और सेक्शन 378 से लेकर 462 तक हेलो। 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 देखिए, इसमें आपका बताया गया था संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी कि, और इसमें आपका बंटवारा किया गया था 3 भागों में। एक ऐसा वर्ग हमने अपराधों का बताया था जिसमें जो व्यक्ति हैं अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, यानी कि उसकी संपत्ति छिन जाती हैं। और ये जो अपराध हमने बताया 378 से लेकर आपका 424, यानी कि 424 तक। दूसरा वर्ग हमने बताया था कि जहाँ की संपत्ति से व्यक्ति वंचित नहीं होता, बल्कि उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, रिश्ती कारित की जाती है, लीगल भाषा में रिश्ती कहते हैं, मैंने नुकसान हो जाता है, यानी कि नुकसान का मतलब नुकसान हो जाता है। तो जो प्रतापगढ़िया है और जौनपुरिया है, वो लोग नुकसान बोलते हैं, मुस्कान नहीं। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो नुकसान मतलब हानि हो गई, लॉस हो गया, याद रखिएगा। और तीसरा ये जो धारा थी 425 से लेकर कहाँ तक, 440। और तीसरा वर्ग हमने बताया था कि न तो प्रॉपर्टी छीनी जाती है, न ही कोई नुकसान होता है, बल्कि जिस व्यक्ति की संपत्ति होती है उसकी जो संपत्ति संबंधी अधिकार होते हैं उस अधिकार में खलल डाला जाता है, अर्थात प्रॉपर्टी संबंधी राइट का वायलेशन किया जाता है। यानी कि इसमें हमने बता रखा था कि बिना किसी के किसी की संपत्ति है और बिना उसके अनुमति के आप संपत्ति में प्रवेश करते हैं तो इसे ट्रेसपास या अत्याचार माना जाएगा, और आपका इरादा अपराध करने का था तो ऐसी दशा में इसी को आपराधिक अत्याचार या क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। केवल अत्याचार करना अपराध नहीं है जब तक कि इरादा अपराध करने का न हो, और अगर किसी के घर में प्रवेश करते हैं आपका इरादा अपराध करने का है तो इस अत्याचार को ही एक लाइन में क्या कहेंगे, आपराधिक अत्याचार या क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हमें जो आपका शुरू करना है 378 से शुरुआत करनी है। आपका सबसे पहले धाराओं का क्रम तोड़ा जाता है और धाराओं क्रम को देखा जाता है, और तब आपका चोरी की परिभाषा शुरू किया जाए और इसके
भाई 2 दिन लगता है चोरी की परिभाषा बताने में, एक दिन में नहीं होगा आपका। चोरी के बारे में जो प्रावधान है वह 378 से लेकर 382 तक। पहला क्वेश्चन ये, थेफ्ट के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये तो याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, तो 378 से लेकर की धारा तक 382। चोरी की, अब इसको अलग अलग करना है। चोरी की जो परिभाषा दी गई है, यानी कि थेफ्ट की जो डिफिनीशन दी गई है वह 378 में दी गई है। यानी कि किसी कार्य को कब हम थेफ्ट या चोरी कहेंगे, अगर ये आपका गवर्न होगा आपका आईपीसी के सेक्शन 378 से। इसके बाद आपका दंड को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक सामान्य चोरी, एक सामान्य चोरी या आपका साधारण चोरी। अगर चोरी साधारण है तो इसके लिए दंड का प्रावधान 379 में है, और अगर यही चोरी गंभीर है, सीरियस है, तो चोरी का गंभीर रूप दिया गया है 380, 381 और 382। तो चोरी का गंभीर रूप कहाँ दिया गया है? 3 सेक्शन में, 380, 381, 382, और सबसे गंभीर रूप दिया गया है, सबसे गंभीरतम रूप कहाँ दिया गया है? 382 में। और इसमें आपका जो 382 हम बताएंगे वह जो चोरी की धारा होगी वह एकदम लूट के करीब होगी। बार बार 382 पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर मृत्यु कारित करने या उपहत कारित करने इत्यादि की तैयारी के साथ चोरी कर रहा है तो ऐसी दशा में 382 लागू होगी। तो अब सभी धाराओं को एक एक लाइन जान लीजिए भाई। 378 में चोरी की परिभाषा, सामान्य चोरी के लिए दंड। 379 में है सादा चोरी, जिसमें कि आपका जो दंड की मात्रा है आपका 3 वर्ष है ना, देखिए तो 3 वर्ष है कि 7 वर्ष, हाँ, जिसमें कि 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है घर से बाहर चोरी, मकान से बाहर चोरी, खुले स्थान में चोरी इत्यादि। मैंने घर से बाहर चोरी करने पर आसान भाषा में भी जानते रहिए आपका कौन सी धारा अप्लाई होती है? 379। चोरी के गंभीर रूप 380, 381, 382 में दिए गए हैं। अब 380 क्या है? तो घर में चोरी, मकान में चोरी, निर्माण में चोरी। यानी कि बस एक लाइन, घर में चोरी करता है घुसकर तो 380 लागू होगी और दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर मालिक ने अपने सेवक या लिपिक या नौकर को सामान रखने के लिए दिया है कि देख रेख करो और नौकर उस सामान को लेकर भाग जाता है, यानी कि चोरी करता है लिपिक या क्लर्क, तो अगली धारा 381 अप्लाई होगी और दंड की मात्रा है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और सबसे गंभीर रूप आपका 382 है, जो बार बार कंपटीशन में पूछा जा रहा है कि चोरी करने तो गया है लेकिन पूरा व्यवस्था करके तलवार लेकर, चाकू लेकर, बंदूक लेकर, लाठी लेकर, बल्लम लेकर, और इरादा ये है कि अगर चोरी करने में कोई विरोध करेगा तो ये हम रखने के लिए नहीं ले गए हैं, इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई जगह ही नहीं, हथियार लेकर गया था और कोई जगह नहीं तो सामान लेकर आ गया,
तो कौन सी धारा अप्लाई होगी चोरी वाली? 382, यानी कि पूरा तैयारी के साथ गया था। 382 अप्लाई होगी और ऐसी दशा में जो सजा है वह 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यानी कि थोड़ा बहुत सजा क्या हो गई, बढ़ गई। आपका इसी के साथ आपका आईपीसी की धारा 75 भी पढ़नी है। अगर एक बार चोरी के लिए सजा पाया, 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाया और दोबारा चोरी किया है, दोबारा सजा देना हो तो तुरंत सजा की मात्रा अब बढ़ेगी और अधिकतम दंड हो सकता है आजीवन कारावास। तो अलग बात है, उसको बाद में बताया जाएगा। आइए अब आगे देखा जाए भाई। अब अगले नियम पर आ जाए। अभी तो सेक्शन हमने तोड़ा भाई, 2 दिन कम से कम लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा चोरी को समझने के लिए। चोरी की जहाँ तक बात है, आपका चोरी में चोरी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। 378 में 5 स्पष्टीकरण एक्सप्लेशन दिए गए हैं और 16 उदाहरण या टोटल 16 दृष्टांत या एलेस्टेशन है। 16 दृष्टांतों में मैं बताया था कि 10 में चोरी पाई जाएगी और 6 में चोरी नहीं होगी, यानी कि 10 जो आपका दृष्टांत है उसमें चोरी के एसेंशियल एलिमेंट मिलेंगे और 6 में नहीं मिलेंगे। अपराधों, अगर संपत्ति के विरुद्ध हम अपराध देखें तो प्रथम चरण पर या फर्स्ट स्टेज पर थेफ्ट या चोरी को ही रखा गया है। यह एक प्रसिद्ध अपराध है। अब आपका परिभाषा से गवर्न करना है कि परिभाषा क्या कहती है और उसी परिभाषा को एक एक करके तोड़ना है और उसी को आवश्यक तत्वों में भी पिरोना है। देखिए भाई, देखिए आपका चोरी की परिभाषा दी गई है 378 में, और जब आप 378 पढ़ेंगे और बेयर एक्ट को तोड़ेंगे तो आपको 5 बातें उसमें से निकलेगी। यानी कि बेयर एक्ट को आप पढ़ेंगे, 2 ही लाइन का बेयर एक्ट है कि चोरी आपका हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, यानी कि किसकी हो सकती है, चल संपत्ति या आपका जंगम संपत्ति या इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी। जब चल संपत्ति पढ़िएगा तो आपका 22 हर हाल में पढ़ना पड़ेगा और इस पर कुछ उदाहरण भी हम बताएंगे। चोरी के लिए यह आवश्यक है कि वह जो वस्तु है किसी के पजेशन में हो, आधिपत्य में हो या कब्जे में हो, अर्थात चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर कब्जे के विरुद्ध अपराध है। यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन प्री में, मेंस में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में, कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही संपत्ति की चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध, स्वामित्व के नहीं। यानी कि स्वामी अपनी ही संपत्ति की क्या कर सकता है, चोरी। आपका संपत्ति को हटाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह, और हटाते समय जो इरादा होता है वह क्या होता है, बेईमानी का और कब्जेधारी की सम्मति के बिना, यानी कि सम्मति के बिना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का उस चल संपत्ति पर कब्जा है उसकी रजामंदी के बिना उस चल संपत्ति को हटाया जाता है। तो आइए जब भी इसको पढ़िए सेक्शन 8 करिए जाए। जब चल संपत्ति आप पढ़ेंगे तो कौन सी धारा तुरंत मेंस में भी लिखेंगे, 22। जब कब्जा पढ़ेंगे तो एक धारा लिखिएगा 27। कौन सी धारा, हटाना को छोड़ दीजिए। जब बेईमानी लिखिएगा तो एक और आईपीसी की धारा लिखनी पड़ेगी 24। और जब सम्मत लिखिएगा तो सम्मत कब वैध होगी,
कब अवैध होगी, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है, तो सेक्शन 90। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी थेफ्ट का अपराध पढ़िए, 5 एसेंशियल एलिमेंट हमने बेयर एक्ट से निकाला। बेयर एक्ट 2 लाइन में है, उसी को हमने तोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया है शब्दों को। और जो 5 आवश्यक तत्व हैं, इनको समझने के लिए हमने कई धाराओं को इसमें ऐड किया है ताकि चोरी को समझाया जा सके। दूसरा पॉइंट पर आइए। एसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं आवश्यक जो तत्व होते हैं, वह पूरे आवश्यक तत्व किसी संव्यवहार या कार्य में मिलने चाहिए। अगर इन 5 आवश्यक तत्वों में से एक की भी कमी हो गई तो वह अपराध चोरी का अपराध नहीं कहा जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन को किसी अभियुक्त ने चोरी की, इस बात को साबित करने के लिए इन 5 बातों को साबित करना आवश्यक है। और 5 बातों को कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। एक भी बात अगर यहाँ मिस कर गई तो अभियुक्त चोरी के लिए दंडित नहीं होगा, क्योंकि वह चोरी मानी ही नहीं जाएगी। याद रखिएगा, 5 तत्व हैं। अब अगला देखा जाए नियम आपका, जहां तक चोरी की बात है, आपका इन्हीं एक शब्दों को मथना है, एक शब्दों को समझना है। और आपका 20-25 उदाहरण दिमाग में बैठाए भी रहना है। मैं बता दूं कितने उदाहरण, 20 से 25। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, उसको पहले बता दिया जाए। आपका एपीओ में ही ये क्वेश्चन आया है, और वह आपका जो एपीओ में आया है वह ये पूछा गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और सुबह से लेकर शाम तक तो मैं जंगल में गायों के पीछे रहता हूँ, तो मैं कैसे माखन खा लूँगा। इसका बताइए कानूनी परिवेश में क्या नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्हैया पर यानी कि श्री कृष्ण भगवान पर माखन चोरी का आरोप है। घर में चोरी किए रहते तो 300 आपका 80, और घर के बाहर चुराए रहते तो 379। घर में किए हैं भाई, घर में घुस कर के हैं तो 380। अब एक तो इल्जाम थेफ्ट का है, दूसरा अभियुक्त ये कह रहा है कि जिस समय ये अभिकथित है कि मैं माखन चोरी किया हूँ, उस समय मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, अर्थात मैं जंगल में था, तो अतः मेरे द्वारा चोरी किया जाना असंभव बात है। पूरी संभावना है कि मैंने चोरी नहीं की, एक विपरीत बात है। 2 जगह थोड़े मेरे पैर रहेंगे, या तो मैं गांव में रहूंगा या कहाँ रहूंगा, जंगल में। तो ऐसी दशा में एविडेंस में भी ले जाना पड़ेगा। पूछने का मतलब वो है, तो आप बताएंगे कि एविडेंस की धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबाई का अभियुक्त बचाव ले रहा है, और प्ली ऑफ एलिबाई एक विशिष्ट तथ्य है, एक आपका स्पेशल फैक्ट है। अतः एविडेंस की धारा 103 के तहत प्ली ऑफ एलिबाई अर्थात घटना स्थल से दूर होने को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। तो 3 जगह से कोरिलेट करिएगा, एक तो चोरी का अपराध, दूसरा एविडेंस की धारा 11, और तीसरा एविडेंस की धारा 103। उसका पूछने का मतलब ये है कि आपका 11 और न्यायालय में साबित करना था, तो वहीं साबित करेंगे जो चोर हैं कि हम घटना स्थल से क्या थे, बहुत दूर थे। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है। अगला देखा जाए, आपका एक एक करके क्वेश्चन निकाला जाएगा। पहले तो भाई आपका एक एक करके शुरुआत किया जाए। जहाँ तक चोरी की बात है, पहला पॉइंट ये मिला कि जो चोरी होगी
वह केवल और केवल अचल संपत्ति की हो सकती हैं। चल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। अचल संपत्ति कौन होगी, माने चल संपत्ति कौन होगी। चल मतलब चलायमान। चलायमान का मतलब ये हुआ कि जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। अब कौन ऐसी संपत्ति है जो चलायमान हो, उसी को हम चल कहेंगे। और जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, उसे हम अचल कहेंगे। चल संपत्ति किसे माना जाएगा, इसकी परिभाषा आईपीसी की धारा 22 से गवर्न होगी। देखिए आईपीसी की धारा बेका करके इसको देखा जाए भाई। आईपीसी की धारा आपका 22 आपका चल संपत्ति को परिभाषित करती हैं और एक लाइन पहला बताती हैं कि सभी कारपोरल यानी कि मूर्त वस्तुएं, बात न करिए, सभी मूर्त वस्तुएं हैं वो चल संपत्ति हैं। अर्थात यानी कि जितनी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे सभी चल संपत्ति हैं। लेकिन लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ संपत्तियों का, ऐसे संपत्तियों का वर्णन भी किया गया है जो चल संपत्ति नहीं है। तो जब चल संपत्ति नहीं होगी तो वे संपत्तियां क्या होंगी, अचल। आपका पहला दिया है भूमि, जो ये लैंड या भूमि है, कानून फिर धारा 22 कहता है कि ये चल संपत्ति नहीं होगी, यानी कि कौन सी संपत्ति होगी, अचल। दूसरा दिया है भूबद्ध, अटैच्ड जिसे कहा जाता है। भूबद्ध का मतलब ये हुआ कि या तो जिसकी नींव जमीन में हो या जिसकी जड़ या रूट जमीन में हो, उसको भूबद्ध या अटैच्ड कहते हैं। और तीसरा हुआ भूबद्ध वस्तुओं से अस्थाई रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं, यानी कि अस्थाई नहीं बल्कि किस रूप में, अस्थाई। फिर एक बार देखिए आपका, फिर हम एक बार आपका बता रहे हैं भाई। आपका चल चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है, अचल की नहीं। चल संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को अगर हम देखें तो जितनी दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, कारपोरल या मूर्त वस्तुएं कहिए, वे सब चल संपत्ति हैं। लेकिन कानून 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो आँख से तो दिखाई देगी लेकिन चल नहीं मानता। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। कौन सा सेक्शन का सहारा ले रहे हैं, 22। कौन सा सेक्शन, 22। जो भूमि है वह अचल है, चल नहीं है, अर्थात भूमि की चोरी नहीं होगी। दूसरा जो भूबद्ध वस्तुएं हैं, यानी कि जिनकी नींव जमीन में हो, जिनकी जड़ जमीन में हो, वह अटैच्ड या भूबद्ध कहा जाता है और इनकी भी चोरी नहीं हो सकती। और तीसरा आपका भूबद्ध वस्तुओं से अस्थाई रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं भी अचल होगी और इनका चोरी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ। अब आइए तुरंत आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखना है, यानी कि तुरंत आपका बेयर एक्ट देख के, स्पष्टीकरण अलग से नहीं पढ़ाए जाते। जो आवश्यक तत्व आएंगे उस आवश्यक तत्व में जो स्पष्टीकरण सेट होगा, आपको वहीं वह स्पष्टीकरण पढ़ना है। तो चल संपत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया गया है। आपका स्पष्ट बताया गया है कि जब तक कोई संपत्ति भूबद्ध रहती है वह अचल संपत्ति होती है और चोरी का विषय नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसे भूमि से पृथक किया जाता है, यानी कि जैसे ही उस वस्तु को भूमि से क्या किया जाता है,
पृथक किया जाता है वैसे ही वह चोरी का विषय हो सकती हैं। अब आइए इसी को 4-5 उदाहरण दिमाग में बैठाना है। पहले तो 3 बातें याद रखिए। भूमि पहले देखा जाए। जो ये लैंड है या भूमि है, इसकी चोरी नहीं हो सकती। याद रखिए, आपका तो भूमि का भले और कोई अपराध हो जाए, लेकिन आपका थेफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस भूमि को हम एक जगह से दूसरे जगह तक चलायमान नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं कर सकते। अब आता है कि भूमि के ऊपर जो है या भूमि में तेल है, पानी है, उसकी चोरी हो सकती है। जैसे मिट्टी का पूछा जाता है, जब तक मिट्टी भूमि में सटी है तब तक वह अचल संपत्ति है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। और जैसे ही भूमि से आपने मिट्टी उठाया और लेकर चल दिए, तो वैसे ही आपने चोरी का अपराध कर दिया। ऐसे याद रखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चल संपत्ति अचल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, और अचल संपत्ति किसमें कन्वर्ट होती रहती हैं? चल में। धूल का उदाहरण देखिए। धूल उड़ रहा है तो चल है, और जैसे ही जमीन पर बैठ गया और बारिश हुई, जमीन से अटैच हो गया, वह अचल हो गया। फिर धूल उड़ा, चल है। तो भाई संपत्ति का जो स्वरूप होता है वह बदलता रहता है। तो ये भूमि बताई गई। दूसरा भूबद्ध आइए। जहाँ तक भूबद्ध चीजों की बात है, अटैच्ड या भूबद्ध का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसकी नींव जमीन में हो या जिसकी जड़ जमीन में हो। तो पहले नींव देखा जाए। और जिस क्लास में आप बैठे हैं, इसी का उदाहरण हम दे रहे हैं। ये आपका बिल्डिंग है और इसकी नींव जमीन में है, तो ये बिल्डिंग कैसी संपत्ति है? अचल। सामान्यतः इसकी चोरी नहीं होगी। लेकिन एक बात और हम लगातार बता रहे हैं, जैसे ही इस बिल्डिंग को जमीन से क्या किया गया? अलग किया गया, चोरी का विषय हो सकती है, क्योंकि अलग करने पर इस अचल संपत्ति का स्वरूप बदलेगा, और ये स्वरूप अब कैसा हो जाएगा? चल। दूसरा उदाहरण आपको देखना है इसी में। जी ऐसी, पहले आपका भूनिविष्ट देख लिया जाए। आपका अभी तो आपका ये जिसकी रूट जमीन में हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ऐसे वस्तुएं जिनकी जड़ें जमीन में हैं, वह अचल संपत्ति हैं और उसकी चोरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसे जमीन से पृथक किया जाता है, वैसे ही वह चोरी का विषय हो सकती है। तो इसी पर आपका यूपीजे में क्वेश्चन जो बना था, और एपीओ में पेड़ पर बना था। अभी पिछली बार ही बना था भाई। एक पेड़ खड़ा है जमीन में, तो भाई ठीक है, उसकी जड़ कहाँ है? जमीन में, वह अचल है, चोरी का विषय नहीं है। एक आदमी पेड़ को आधा काटा है और इरादा यह है कि हम लेकर भाग जाएंगे। तब तक मालिक आ गए और आधा पेड़ काटा था, अभी पेड़ गिरा नहीं, जमीन से अलग नहीं हुआ, तब तक उसे छोड़कर भागना पड़ा। तो चोरी तो नहीं होगी, लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट, क्या चोरी का प्रयास जरूर होगा। क्या होगा? चोरी का प्रयास। दूसरा उदाहरण इसी पर आइए। पूरी तरह पेड़ को काट दिया, तो भले अगर कोई अचल संपत्ति है, उसकी जड़ या नींव जमीन में है, और पूरी तरह आपने उसको पृथक कर दिया, भले वह न गिरा हो, भले आप लेकर न भागे हों, स्पष्ट रूप से याद रखिए, अब चोरी हो गई, क्योंकि वह जिस जमीन से जुड़ी थी उस जमीन से पूरी तरह क्या हो गई? अलग। भाई लेकर संपत्ति हटाना मतलब कि भारत में जरा सा भी अगर हटाते हैं और पूरी तरह वह जमीन से पृथक हो गई है, तो लेकर भागना आवश्यक नहीं है। छोड़कर संपत्ति भाग गए
तब भी याद रखिए चोरी माना जाए। यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। एक व्यक्ति एक पेड़ को ले जाने के इरादे से पेड़ को काट देता है, लेकिन ले नहीं जा पाया है, पूरी तरह काट देता है। चोरी का अपराध किया कि नहीं किया? क्योंकि लेकर भागना संपत्ति जरूरी भारत में नहीं, लेकिन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में यह है कि संपत्ति पूरी तरह वह क्या किया हो, हटा दिया हो। अब अगला ये आपका एक ये पेड़ वाला उदाहरण याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। अगला हम ये देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो भूगर्भ वस्तुओं से किस रूप से जुड़ी हुई हो, अस्थाई यानी कि परपिचुअल, यानी कि 2 दिन के लिए नहीं जोड़ी गई हैं। तो सबसे अच्छा इस मकान को लीजिए। ये मकान बना है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। अब अस्थाई रूप से कौन कौन सी बातें जुड़ी हैं? तो आपका दरवाज़ा जुड़ा है, खिड़की जुड़ी है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जुड़े हैं, ये पंखा जुड़ा है। ये थोड़े जुड़ा है कि 2-2 दिन पर हटाते रह जाए, लेकिन आप लोग जिस मने जहाँ बैठे हैं डेस्क पर, वह अस्थाई नहीं है, क्योंकि आपका भीड़ के अनुसार डेली इधर से उधर किया जाता है। भीड़ बढ़ेगी तो आपका इधर उधर होगा, और भीड़ कम रहती है तो आपका उस हिसाब से व्यवस्था की जाती है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई भीड़ ज़्यादा न हो, आपका भेड़िया धसा न हो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पढ़ें, क्योंकि हर एक क्लास अब ऑनलाइन चल भी रहा है। भाई जिनको पढ़ना है ऑफलाइन आकर बैठ कर पढ़ ही रहा है। और लेकिन नए लड़कों को ऑनलाइन उतना समझ में नहीं आता, ये समस्या है भाई। कई नए लड़के शिकायत किए। तो समस्या ये है कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प कभी नहीं हो सकता। वो तो मजबूरी में आदमी भाई चला रहा है, लोगों को सुविधा भी है, लेकिन अगर ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता। आप पढ़ रहे मोबाइल से, तब तक मैसेज आ गया, कोई बोल दिया, फ़ोन आ गया, चलो खाना बनाना है, तो यहाँ घूमने जाना है, तो वीडियो वीडियो ही रह जाएगी। अब बाद में कोई देखता नहीं, बाद में इतना मैंने बहुत 100 में 2 ही 3 लोग देखते हैं, चलो बाद में देख लेंगे। तो इतना वीडियो इस समय जा रहे हैं कि बाद वाला बाद में रह जाएगा। 4-4 5-5 घंटा का डेली वीडियो जा रही है। तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाए, अस्थाई रूप से ये चीज़ें जुड़ी हैं तो ये भी अचल मानी जाएंगी, लेकिन अगर इनका जुड़ाव अस्थाई होता तो ये अचल न मानकर चल मानी जाती। तो जैसे कि एक उदाहरण फिर देखा जाए समारोह का। जैसे कि आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, तो ऐसी दशा में 2 दिन के लिए पूरा घर को सजा दिया जाता है आपका बल्ब और झालर से, लेकिन इरादा ये नहीं रहता कि हमेशा रखा जाए। इरादा ये है कि 2 दिन बाद हम इसका क्या करेंगे, उखाड़ कर ले जाएगा जो लगाया है। तो आपका अस्थाई रूप से जुड़ने का इरादा नहीं है। अतः भले वह घर के दरवाजे पर झालर लगा हो, लेकिन उसे अचल न मानकर क्या माना जाएगा, चल, क्योंकि इरादा क्या नहीं है, अस्थाई रूप से जोड़ने का। 2 दिन बाद वो क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा झालर ओलर। इस प्रकार आपका मूवेबल प्रॉपर्टी बताया गया। अब आइए हम फिर बता दें भाई, संपत्ति का रूप चेंज होता रहता है, ये नहीं कहिएगा। आपका बार बार हम बता रहे हैं, 1-2 और बता रहे हैं। जैसे कि ये पंखा है, तो भाई अस्थाई रूप से जुड़ा हुआ है मकान से, तो ऐसी दशा में ये चल संपत्ति है। कोई व्यक्ति पंखे को 2 नट खोल दिया, 1 नट बाकी है, तब तक मालिक आ गए, भाग गया, तो वह चोरी का प्रयास हुआ। लेकिन जैसे ही पंखे को पूरी तरह सभी नट खोलकर हल्का सा भी वहाँ से अलग कर दिया, कहीं से अब पंखा ऊपर नहीं जुड़ा है, भले नीचे न रखा हो, क्योंकि रंच मात्र भी भारत में हटाना चोरी के लिए क्या है, पर्याप्त। तो ये आपका पहला जो बताया गया मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा देखिए भाई, दूसरा ये है डिसऑनेस्टली या बेईमानी का इरादा। इसको थोड़ा और अच्छे से जानना है। डिसऑनेस्टली
या बेईमानी का इरादा कब माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब फिर समझिए अच्छे से। चोरी का मुख्य पहलू क्या है, चोरी का क्रोध क्या है, चोरी का सार क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चोरी का सार ही है बेईमानी का आशय। यानी कि इस बार यूपीजे में भी आया, हमेशा पूछा भी जाता है। अगर संपत्ति, हाँ, चोरी का सार बेईमानी का इरादा है, बेईमानी का आशय है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन है। यदि संपत्ति हटाते समय ही बेईमानी का इरादा हो तो वह अपराध चोरी होगा, और अगर संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा न हो, बाद में बेईमानी का इरादा हो जाता है, तो ऐसी दशा में वह किसी भी हाल में चोरी का अपराध नहीं होगा। अब इसके लिए आपका तमाम उदाहरण इस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बेईमानी हम कहेंगे किसे, तो बेईमानी के लिए आपका जो सेक्शन कवर होगा 24, याद रखिए। बेईमानी शब्द को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 24 में। कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी से कार्य किया है, अगर वह व्यक्ति सदोष लाभ पाता है, यानी कि सदोष लाभ, या दूसरे को सदोष हानि पहुंचाता है। देखिए आपका इसको बीच में यह है भाई, यही एमपी पूछा जा रहा है। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति रांगफुल गेन, रांगफुल गेन का मतलब हुआ गलत तरीके से लाभ या सदोष लाभ या दोषपूर्ण ढंग से लाभ पाता है, तब हम कहेंगे कि ये बेईमानी किया है। या अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचाता है, तो हम कहेंगे कि वह सदोष हानि किया है, रांगफुल लॉस हुआ है। अब एमपी का मॉडल है, आपका यूपी में भी आ सकता है कि बेईमानी मतलब क्या। तो देखिए हम ऑप्शन बना रहे हैं, सदोष लाभ, दूसरा देगा ऑप्शन सदोष हानि, तीसरा देगा सदोष लाभ तथा सदोष हानि, और चौथा देगा सदोष लाभ या सदोष हानि। क्या मारेंगे, क्या लिखा है बीच में, क्या लिखा है, और न मार दीजिएगा। सुबह ही हमने आईपीसी में बताया था कि आपका या रहे तो क्या होगा, और रहे तो क्या होगा। या रहेगा तो विकल्प रहेगा, और रहेगा तो विकल्प नहीं। जैसे कि सुबह में बताया था, फिर मैं बता दूं। अगर कहीं दंड की मात्रा में ये लिखा रहे कि न्यायालय 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का दंड देगा, तो कुछ न कुछ कारावास भी दिया जाएगा और कुछ न कुछ जुर्माना। केवल कारावास देकर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहीं बीच में आपका रहे कि 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, तो न्यायालय को विवेक उत्पन्न हो गया, चाहे कारावास दे या केवल जुर्माना दे या दोनों, यानी कि कुछ कारावास और कुछ क्या दे दे, जुर्माना। बेईमानी को फिर आइए, यानी कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी से कार्य किया है, तो या तो वह रांगफुल गेन के लिए कार्य किया है या रांगफुल लॉस के लिए, या बीच में रट कर जाइएगा। आर एक उदाहरण हम बताते हैं, इस पर आपका यूपीजे और एपीओ में आपका मेंस में क्वेश्चन आया है। जो मैं बताने जा रहा हूँ प्री में तो आता ही है, मेंस में भी आता है। आइए देखा जाए के एन मेहरा का केस। कई केस याद रखिए, इस पर 2-3 बार मेंस में क्वेश्चन बना है। कौन सा हम केस बता रहे हैं, देखिए एक बार बताया भी था भाई। मेहरा एक जाति होती है आपका, लेकिन
देहाती भाषा में भी आपका मेहरा कहा जाता है। मेहरा सुनिए कि नहीं आप? देखिए भाई, अब ये है कि नए लोग भाई नहीं पढ़े हैं, अब तो बताना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपका कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती है ये भी एक समस्या है। अब लेकिन आई बता देता हूँ मैं। मेहरा मतलब पति का गुलाम। पति का गुलाम का मतलब हुआ, नहीं उल्टा ही हो गया। ये देखिए भाई, ये मेहरी हो गई, मेहरा नहीं। फिर एक बार सुधार किया जा रहा है भाई। जो लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको भी ये शब्द वापस मैं ले रहा हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। अब दिमाग इधर उधर कभी चला जाता है तो गलत शब्द निकल जाते हैं। भाई दिमाग है आपका, हो सकता है स्थिर न रहे कभी। मेहरा मतलब कि पत्नी का गुलाम, यानी कि जो पति अपनी पत्नी के शब्दों का, आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करे, सार्थक नहीं, अक्षरशः पालन करे, उसको मेहरा बोलते हैं। और समाज में मेहरा एक जाति होती है। तो यहाँ जाति है, वो पत्नी का गुलाम वाला नहीं है। तो मेहरा जाति है। देखिए भाई, के एन मेहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में देखिए क्या हुआ, दिमाग में याद रखिए, कई बार प्री और मेंस में बना है क्वेश्चन। एक जो केन मेहरा था, ये भारत सरकार के हवाई जहाज को भारत सरकार की अनुमति के बिना उड़ाकर पाकिस्तान ले गया था। हुआ क्या कि पाकिस्तानी सरकार ने उस जहाज को जब्त कर लिया और केन मेहरा को भारत को लौटा दिया। भारत सरकार ने केन मेहरा पर भारत सरकार की जहाज की चोरी का आरोप लगाया। अब केन मेहरा वहीं बेईमानी पर अटक गया था और देखिए क्या कह रहा था कि हजूर, बेईमानी के लिए ये आवश्यक है कि चोर को कुछ लाभ हो और सरकार को क्या हुआ हो, हानि। यानी कि हमें कुछ लाभ हो और सरकार को क्या हो, हानि। अतः हम तो जहाज उड़ाकर ले गए, जहाज पाए नहीं, एक पैसे का लाभ नहीं हुआ और सरकार को जहाज का नुकसान हुआ, अतः बेईमानी नहीं। सरकार का तर्क था कि हजूर, बेईमानी के बीच में क्या लिखा है यार, या तो चोर को लाभ हो और जिसकी संपत्ति उसको कोई नुकसान न हो, तब भी बेईमानी। और अगर जिसकी संपत्ति उसे नुकसान हो और चोर को कोई लाभ न हो, तब भी बेईमानी, क्योंकि बीच में कौन शब्द लिखा है, या। और अगर कोई एक इसमें मिले तो बेईमानी मानी जाएगी। आपका न्यायालय ने सरकार के तर्क को स्वीकार किया और ये कहा कि बेईमानी का मतलब अगर अभियुक्त को कुछ लाभ हुआ हो और जिसकी संपत्ति उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, तब भी बेईमानी। और अगर संपत्ति वाले को नुकसान हुआ और अभियुक्त को एक पाई का लाभ नहीं हुआ, तब भी बेईमानी कहा जाएगा, क्योंकि बीच में शब्द और नहीं लिखा है, क्या है, या का मतलब ये हुआ या तो ये रहे या ये रहे, यानी कि दोनों में से कोई एक भी मौजूद है तो बेईमानी माना जाएगा। और केन मेहरा को चोरी के लिए दंडित किया गया, क्योंकि लाभ तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार को उसने क्या पहुंचाई थी गलत तरीके से, नुकसान। तो केन मेहरा का केस जरूर याद रखिए। आइए बेईमानी को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अगर संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का था तो थेफ्ट या चोरी मानी जाएगी, और अगर संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का नहीं था तो किसी भी हाल में चोरी नहीं मानी जाएगी। अब आइए आपका इस पर 3-4 उदाहरण देखे जाते हैं जो बनते हैं। अब आप लोग बता भी गया था आपका, यानी कि संपत्ति हटाते समय ध्यान दीजिएगा और 3-4 उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण हम मित्र वाला बताएंगे, दूसरा उदाहरण आपका वाला बताएंगे, तीसरा एक उदाहरण छाता वाला पूछा जाता है, और आपका ये छाता वाला उदाहरण पूछा जाता है। एक एक करके देखिए भाई उदाहरण।
उदाहरण कम से कम 30-35 याद करना पड़ेगा, जितना बताया जा रहा है कोई उपाय हमारे पास नहीं है। अभी तमाम उदाहरण आएंगे। अभी तो आपका टिकट वाला उदाहरण आएगा, रद्दी की टोकरी वाला आएगा, तमाम उदाहरण आएंगे, अपनी संपत्ति चोरी कराया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं। अभी चौथा ये चल रहा है केवल दूसरा, अभी इसके बाद 3 बचेंगे। देखिए आपका 3 उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि ए तथा बी दोनों मित्र हैं, ये उदाहरण दिया गया है, डायरेक्ट में बताया जाएगा। ए और बी दो मित्र हैं और दोनों एक दूसरे को विवक्षित सम्मत दिए हैं कि बी अगर न रहे तो ए जाए बी के घर में और बी की किताब लेकर आए और पढ़े। बी को अभी अधिकार है कि ये न रहे तब भी ए की कोई किताब उठा ले और पढ़े। ये दोनों लोगों ने आपका विवक्षित या इम्प्लाइड या विवक्षित कहा जाता है रजामंदी दे रखी है। अब आइए ए बी के घर में जाता है, एक किताब उठाता है, उसका इरादा यह है कि पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। तो बताइए किताब उठाते समय ए का जो इरादा था क्या बेईमानी का था कि नहीं? नहीं था, तो चोरी होगा कि नहीं? नहीं होगा। भाई आप भी बताइए चोरी होगा कि नहीं? 1 मास बाद ए के मन में दुर्भावना आती है और ए सोचता है कि अब भी भूल गया होगा कि कौन किताब ले गया है, और चलो अब हम इस किताब को रख लेंगे और बी को वापस नहीं करेंगे। तो पश्चातवर्ती इरादा किसका हो गया? बेईमानी का। तो जब यहीं जे में आया था क्वेश्चन कि पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का है तो चोरी नहीं होगी, तो होगा क्या? आपराधिक दुर्विनियोग, यानी कि आईपीसी की धारा 403 बताया जाएगा आगे, यानी कि 403 का अपराध, आपराधिक दुर्विनियोग। दूसरा उदाहरण देखिए, जूते का पूछा जाता है। भाई एक व्यक्ति कहीं गया था फंक्शन में, फोन आ गया, जल्दी जल्दी अपना बाहर निकला और दूसरे का भूल से जूता पहनकर अपने घर पहुंचा। 2 घंटे बाद देखा कि हम तो दूसरे का जूता पहन आए हैं, और तब उसके मन में बेईमानी आई कि चलो हमारा जूता फटा था, ये दूसरे का नया है और हम वापस नहीं करेंगे। तो बताइए चोरी किया कि नहीं? नहीं, क्योंकि जिस समय वह जूता हटा रहा था उसके मन में बेईमानी नहीं थी। लेकिन कब बेईमानी उत्पन्न हुई? बाद में। छाता देखिए भाई, एक व्यक्ति छाता कहीं रखा था, क्योंकि छाता भाई बहुत काम करता है, मैं बता दूं, आपका समाज में भी काम करता है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत भी तमाम जगह है और इंटरव्यू से पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला पहले बताया जाए 1-2 मिनट, तब छाता पर उदाहरण दिया जाए। देखिए छाता करता क्या है, हमें बारिश से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है, शीत से भी बचाता है, यानी कि मल्टीपर्पज काम करता है। ये नहीं कि और आपका जीवन में जो हमारे छाता होते हैं, माँ बाप होते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं, यानी कि छाता नहीं है, केवल डंडी जो है माने पर्दा उड़ गया और केवल वो लोहा का बचा है, तो आप समझ सकते हैं कि बारिश आए, आपका कह सकते हैं कि आंधी आए, सब स्वतः झेलना है। माता पिता कोई सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। अब कई लोग यहाँ भी आते हैं भाई, समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं कि हमारे माता पिता नहीं है तो हमारे ये नहीं है, तो हम ये हो गए वो हो गए। तो आयोग आपका ये सब बातें नहीं जानना चाहता और हम भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि उससे 1-2 दिन थोड़ा मन व्यथित होता है और पढ़ाने वाले का मन व्यथित हो जाए तो पढ़ाने में सुस्ती आ जाती है। तो ऐसी दशा में अगर कोई ये कहे कि हम बीमार पड़ गए, आयोग क्या करे, हम परीक्षा नहीं दिए, हमारे घर में ये हो गया, तो आयोग ये सब नहीं देखता कि आप किस कारण से नहीं पढ़ पाए।
आयोग बस ये देखता है कि जब आप परीक्षा देने गए थे तो आप क्वेश्चन किए कि नहीं, अब कारणों को नहीं खोजता। तो यहाँ भी कारणों को नहीं खोजा जाता कि आपके ऊपर क्या आफत है, सभी आफतों को पार करके पढ़ना है और सभी से आपको खुद लड़ना है। भाई माता पिता हैं तो सहयोग कर रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं है क्या वो पढ़ नहीं पा रहा है? पढ़ ही रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं ट्यूशन पढ़ा कर पढ़ रहा है, ये थोड़े है कि नहीं पढ़ पाएगा। तो आगे आपका आपका छाता का उदाहरण देखना है। छाता का फिर देखिए, जो ओजोन परत होती है उसे पृथ्वी का छाता कहा जाता है। जितनी पर्यावरण विधियां हैं उसे छतरी का सिद्धांत उसमें समाहित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए संविधान का अनुच्छेद 311 छाता काम करेगा। और आपका तमाम अनुच्छेद हैं, एक केवल और हम एविडेंस में बताएंगे कि एविडेंस की धारा 9 में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत समाहित है। तो एविडेंस की कौन सी धारा में? 9। तो छाता पर बहुत लंबा चल जाएगा, यहाँ रोक के आपका छाता का उदाहरण देखा जाए। ये छाता लिया था, बारिश आ गई तो तेजी से दूसरे का छाता लेकर चला आया। उस समय गौर नहीं किया, अगर उसी समय उसे ये रहता कि ये हमारा छाता नहीं है दूसरे का लेकर चला आता, तब तो चोरी हो जाती। जब घर आया तब देखा कि ये तो दूसरे का छाता आ गया है और तब कहा कि अब नहीं लौटाएंगे। तब तो भाई कौन सा चोरी नहीं किया, कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इरादा बेईमानी का था तो तात्कालिक बेईमानी है संपत्ति हटाते समय, तब तो चोरी। और बाद में अगर बेईमानी उत्पन्न होती है और चल संपत्ति किसी के कब्जे में थी, वहाँ से आपने हटाया, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग। अब एक और नियम जानना है कि अगर संपत्ति किसी के कब्जे में न हो तो वहाँ नियम अलग चलेगा। मैं तब बता रहा हूँ जब संपत्ति किसी के क्या है? कब्जे में। अगर संपत्ति किसी के कब्जे में न हो तो उस पर भी हम उदाहरण दे दें ताकि भ्रम न रहे। मान लीजिए एक पर्स गिरा है रोड पर, एक आदमी जा रहा है, पर्स को उठाया, तो मात्र पर्स उठाने से उसने कोई अपराध नहीं कर दिया। लेकिन अगर दे दे कि पर्स को अपने लिए उठा लेता है, यानी कि पर्स में जो पैसा इत्यादि हैं उसका यूज किया है अपने लिए, तो बहुत बड़ा शब्द है, अपने लिए उठा लिया, स्वयं के लिए उठा लिया, तो आपका बहुत बड़ा ये शब्द है। और आपका यूपीजे में पूछा भी गया था मृतकालिक कथन से लेकर तमाम जगहों पर। तो अपने लिए उठा लिया तब तो आपराधिक दुर्विनियोग किया, चोरी नहीं किया, क्योंकि पर्स लावारिस था और किसी के कब्जे में नहीं था। और चोरी के लिए आवश्यक है कि वह वस्तु किसी के क्या हो? कब्जे में। अभी बताया जाएगा कब्जा आपका। तो ये आपका बेईमानी बताई गई भाई कि यानी कि बेईमानी क्या होती है। बेईमानी के बाद जो आपको पढ़ना है आपका पजेशन पढ़ना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बेईमानी के बाद पढ़ना है आपका कब्जा पढ़ना है। जहाँ तक कब्जे की बात है, आपका कब्जे को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। अब ये है कि भाई कब्जा होता क्या है, कब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का पजेशन आधिपत्य या कब्जा माना जाएगा, ये आईपीसी से गवर्न नहीं होगा, ये जूरिस्प्रूडेंस से गवर्न होगा, विधिशास्त्र से गवर्न होगा। और किस व्यक्ति का कब्जा था कि नहीं था, ये आईपीसी कवर नहीं करेगी। कहाँ से कवर होगा? जूरिस्प्रूडेंस। तो जो अच्छे वकील हैं यहाँ भी अभियुक्त को बचा देते हैं कि हजूर कब्जा तो संपत्ति का कब्जा किसी व्यक्ति के पास था ही नहीं, तो चोरी कहाँ से ये किया? क्योंकि कब्जे के लिए जरूरी है, नहीं चोरी के लिए जरूरी है कि वह चल संपत्ति किसी व्यक्ति के पजेशन में हो। यहाँ आपका जो भूमिका बंध रहे हैं भाई, कब्जा अभी शुरू नहीं हुआ, थोड़ा समय लगता है, कब्जा और टेक्निकल है।
यानी सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल आएगा वो पजेशन ही आएगा, क्योंकि पजेशन का बंटवारा करिए, धारा 27 जोड़िए, फिर कब्जे के उदाहरण बताइए, कम से कम 7-8 उदाहरण, कब्जा था कि नहीं था, फिर दे देगा कि जिन वस्तुओं पर कब्जा ही नहीं किया जा सकता क्या उनकी चोरी हो सकती है कि नहीं, फिर बिजली की चोरी, गैस की चोरी, तमाम समस्याएं यहाँ आपको मिलेंगी। बताइए क्या हवा की चोरी होगी? जो ये खुला हवा हम लोग सांस ले रहे हैं, नहीं, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, बहता हुआ जल हो गया। अब नदी से कोई 2 बाल्टी निकाल ले तो क्या चोरी कर लिया? समुद्र से 2 बाल्टी निकाल ले तो क्या चोरी कर लिया? क्या उड़ती चिड़िया का चोरी हो सकता है? कबूतरों की चोरी नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन वस्तुओं पर कब्जा किया ही नहीं जा सकता प्राकृतिक रूप से, उनकी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन जिन वस्तुओं पर कब्जा हो सकता है उनकी चोरी हो सकती है। तो आपका जो इंटरव्यू में पूछा गया, कबूतर जा जा जा, सुने हैं ना नाम, कबूतर वाला उदाहरण, एक कबूतर है, इनके हाथ में था, यहाँ से उड़कर उनके हाथ में, वहाँ से उड़कर उनके हाथ में, तो क्या चोरी हुआ कि नहीं? तो जब कबूतर उड़ गया, यानी कि अब पता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कबूतर उड़ गया तो कब्जा कहाँ से आ गया। इसी शेर का भी उदाहरण पूछा जाता है। इसके बाद लाश का उदाहरण पूछा जाता है, चोरी हो सकते हैं कि नहीं। इसके बाद मम्मी, मम्मी समझ रहे हैं कि नहीं, जहाँ लाश को सुरक्षित रखा जाता है म्यूजियम में या चीर घर में या अस्पतालों में रखा जाता है। भाई आपको बता दें कि जैसे कोई लावारिस लाश मिली, कोई वारिस नहीं है, तो आपका उसका पोस्टमार्टम करके और उस लाश को दे दिया जाता है मेडिकल कॉलेजों को भी, ताकि मेडिकल कॉलेज में जो नए नए मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले हैं वह उसी पर रिसर्च करेंगे, 50 बार फाड़ेंगे लाश को, 50 बार सिलेंगे, तभी तो एमबीबीएस बनेंगे। तो लाशों को दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अंगों को भी आपका तो प्रक्रिया है, अपना 50 बार फाड़ेंगे चीरेंगे तभी तो आपका पोस्टमार्टम आगे करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो यानी कि इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि जो पजेशन होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चोरी पजेशन के खिलाफ अपराध है, स्वामित्व के खिलाफ नहीं। अब समस्या ये आया कि क्या एक व्यक्ति, अभी इसको बताया जाएगा जितनी भूमिका बांधा हूँ, अभी भूमिका चल रही है, सब शुरू नहीं हुआ। क्या एक व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो भारत में ऐसा, चूंकि चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं, तो कुछ दशाओं में एक व्यक्ति अपने ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, भले वह स्वामी हो। और तत्काल हम 3 उदाहरण बता रहे हैं। अपनी ही संपत्ति की चोरी करा दिया जाए, डकैती करा दिया जाए, ध्यान से देखिए खूब पूछा जाता है। 4 उदाहरण, एक उदाहरण सुनार वाला हम देंगे, खूब पूछा जाता है। दूसरा उदाहरण नौकर वाला पूछा जाता है, नौकर वाला दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण घड़ी वाला भी पूछ लिया जाता है। चौथा उदाहरण आपका सामान गिरवी रखा गया है, वो भी पूछा, प्लीज कहा जाता है, गिरवी सुन। तो आइए पहले सुनार को देखा जाए, आपका गिरवी इसी में कवर हो जाएगा। ये सोने का मालिक था, एक सुनार के पास गया और कहा कि हमारा सोना गिरवी रख लीजिए और 5 लाख रुपया उधार दे दीजिए। सुनार ने दे दिया। जब सुनार दुकान बंद करके चला गया तो सोने का मालिक धीरे से उसके दुकान में घुसा, ताला तोड़कर, और अपना सोना लेकर क्या हुआ, चल बैठा। तो अब आप कहेंगे कि भाई सोना तो उसी का था, लेकिन कब्जा उसका नहीं था उस समय, कब्जा किसका था, सुनार का। तो सोने के मालिक ने अपनी ही सोने की क्या कर ली, चोरी। दूसरा देखिए आपका नौकर, यही नौकर का उदाहरण भी इंटरव्यू में पूछा गया था। भाई ए अपने नौकर बी को
100 रुपया देता है कि जाकर सब्जी लाओ, और आपका पीछे से नौकर के जाता है, उसका पॉकेट ही मार देता है और अपना ही पैसा चुरा लेता है। तो वास्तव में स्वामी 100 रुपये का मालिक थे, लेकिन उस समय कब्जा किसका था? नौकर का। और नौकर से धीरे से चुपके से क्या किया? पॉकेट मार कर ले लिया। तो मालिक ने अपनी ही पैसे की क्या कर ली? चोरी। सबसे अच्छा उदाहरण घड़ी, टीवी तमाम का मिलता है। एक उदाहरण लास्ट में हम बता रहे हैं। ए ने बी को घड़ी बनाने के लिए दिया, और जब भी दुकान में नहीं था या था तो अपनी घड़ी धीरे से उठाकर पॉकेट में रख के चल दिया। अब आप कहेंगे कि उसकी ही तो घड़ी थी, स्वामी भले था, लेकिन उस समय घड़ी दुकानदार के कब्जे में थी और दुकानदार का घड़ी बनवाई बकाया था। बेईमानी का इरादा था कि बिना बनवाई दिए हुए हम क्या करेंगे? घड़ी लेकर चले आएंगे। तो अपनी ही घड़ी की व्यक्ति ने चोरी किया कि नहीं किया? तो 3-4 उदाहरण ऐसे बताए गए जहाँ एक अजीब स्थिति है कि भारत में कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, चल संपत्ति का, और कुछ दशाओं में अपनी ही संपत्ति की क्या कर सकता है? चोरी। 3 उदाहरण याद रखिए। कब्जा भाई अभी इस हफ्ते आईपीसी चलेगी भाई, बता दिया जाए, क्योंकि आपका शुक्रवार को कुछ काम है, तो शुक्रवार को शाम वाला क्लास बंद रहेगा पूरा। यानी कि आपका एक दिन थोड़ा डिस्टरबेंस है, कुछ काम है हमें भी, तो शुक्रवार को 1-2 बजे से हम उपस्थित नहीं रहेंगे। तो सुबह वाला चलेगा, लेकिन शाम वाला क्लास परसों बंद रखी जाएगी। तो आपका इसलिए 2 ही दिन बच रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस हफ्ते क्या चला